यकीनन हालात एक मुश्किल जगह आ गए हैं और इस मुश्किल का एहसास तेहरान से निकलने वाले उन ममालिक के अमले के हवाले से है जो कि सफारती अमला जिन्होंने तेहरान से निकाल दिया है। ये वाज़ेह इशारा है कि इस वक्त ये जो ममालिक हैं जिनके नाम आप इस वक्त स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं, इन ममालिक ने अपने सफारती अमले को तेहरान से निकाल दिया है या उनको महदूद कर दिया है। उनमें से जो ज़्यादातर अमला था उसे कह दिया है कि वापस आ जाओ, कुछ अमला रख लिया है और कुछ अपना जो काम था सफारत खाने का वो करीबी मुख्तलिफ जगहों से करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि अब ये जो अमेरिका और ईरान की जंग है वो तेहरान के लिए सख्त हो सकती है, वरना ये यूरोपीय ममालिक और ये ममालिक अपने अमले को ऐसा निकलने का ना कहते। और ये ममालिक जो हैं ये काफ़ी अहम हैं और इसमें आप देखें कि इसमें यूरोपीय ममालिक भी हैं। यूरोप अभी तक इस सारी जंग से दूर था, लेकिन इस वक्त ये जो हो रहा है तो इसका और इसके बाद एक और चीज़ सामने आई है कि ईरान का जो ये पासदारान इनकलाब है तो उसने इर्द गिर्द जो उसके खलीजी ममालिक हैं वहाँ पे लोगों को कहा है कि वो अमरीकी इंस्टॉलेशंस और उसके फौजी अड्डों से दूर चले जाएं, कम से कम 500 मीटर दूर हों, क्योंकि वो उनकी तरफ से ये शायद ये भी वाज़ेह इशारा है कि अगर ईरान पे हमला होगा और तेहरान पे हमला होगा तो फिर वो भी इन ममालिक को एक बार फिर टारगेट करेंगे। इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल जो बनी है और बाकी ममालिक का भी इसमें आने का जो इम्कान बन रहा है। पाकिस्तान पे भी इस वक्त एक प्रेशर आ रहा है, एक दबाव है कि वो भी इस जंग में जाए, लेकिन पाकिस्तान के अपने हालात हैं जिस पे मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा कि वो क्यों नहीं जाएगा, वो क्यों कोशिश करेगा कि वो इससे बाहर रहे। लेकिन ये जो यूरोपीय ममालिक हैं इनको क्यों ज़रूरत पड़ी कि वो इस जंग में अब थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, वो मैं आपको बताता हूँ। जब ये जंग शुरू हुई थी तो आपको याद है 2-3 महीने पहले तो उसमें उस वक्त ईरान को कह रहे थे, अमेरिका कह रहा था कि ईरान को हमने न्यूक्लियर पावर बनने से हर सूरत रोकना है। अब जो है अब मामला ज्यादातर जो लग रहा है वो रास्तों का आ गया है और रास्ते भी ऐसे हैं जिन पे पूरी दुनिया का इन्हिसार है और वो दोनों रास्ते जो हैं वो ऐसे हैं कि वो एक बहुत बड़ा बहरान दुनिया में पैदा कर सकते हैं और कर रहे हैं। जिसमें एक रास्ता जिस पे अभी तक ईरान का कंट्रोल है वो बाज़ाब्ता तौर पे उसके अपने हिसार में है, तो वो तो आपको मालूम होगा कि वो ये रास्ता है जिसको आपनाए हुर्मुज़ कहते हैं। आपनाए हुर्मुज़ ईरान कहता है कि ये मेरी हुदूद हैं। दुनिया में एक कानून है कि जो समंदर होता है वो 50 नाट जो कि समुद्री मील है उस तक वो उस मुल्क का कंसिडर किया जाता है और ये 23 किलोमीटर का 23 नाट का टोटल इलाका है। तो इसलिए ईरान कहता है कि ये मेरा समंदर है, मैं इसको यहाँ से किसी को भी गुजरने दूं या ना दूं वो मेरी मर्जी है। जिस पे अमेरिका ने उसका इर्द गिर्द से फिर मुहासरा किया हुआ है कि अगर तुम यहाँ से हमारे दोस्तों को नहीं छोड़ोगे तो फिर हम भी यहाँ से किसी को तुम्हें भी नहीं गुजरने देंगे। तो ये एक स्पॉट है जिसने दुनिया को आधी दुनिया को परेशान किया हुआ था। लेकिन एक और स्पॉट जो है जो कि बहुत ज़्यादा अहम है वो एक ये है और एक ये है। ये यमन और इरिट्रिया और इसके जो जबूती जो है इसके बीच है जिसको बाबुल मंदब कहते हैं। बाबुल मंदब का नाम हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन बाबुल मंदब जो है वो क्यों अहम है, किसके लिए अहम है। आप देखें ये जो आपनाए हुर्मुज़ है इस पे इन्हिसार किसका है, इस पे इन्हिसार इस तरफ से सऊदी अरब का है। सऊदी अरब के साथ आप देखें कतर का है, यूएई का है, यहाँ पे बहरीन भी है, यहाँ पे कुवैत भी है। और ये वो तमाम ममालिक हैं जो कि तेल निकालते हैं और इस रास्ते से ये दुनिया को अरेबियन सी में आते हैं और ये दुनिया को सप्लाई करते हैं। जब ये रास्ता जो है इसको ईरान ने दबाव में लेके आए और ईरान ने कोशिश की कि इस जंग को जीतने के लिए अमेरिका के असर को इस इलाके में कम करने के लिए इस स्पॉट को इस्तेमाल किया जाए, तो उसने वो इस्तेमाल किया और अब इसी पे जंग चल रही है। लेकिन अब अमेरिका जो है वो जब अपना दबाव बढ़ा रहा है ईरान पे, तो ईरान ने भी फिर एक काम किया है। ईरान ने ये किया है कि उसने यमन में मौजूद जो उसके इत्तेहादी हैं, यहाँ पे हौसी कबाइल उसे कहते हैं, और ये जो हैं ये
बहुत अरसे से वही किस्म के लोग हैं जिस तरह के ये बाकी ममालिक में आप देखें तो यहाँ पे उर्दन और इस इलाके में हिजबुल्लाह है। तो ये हौसी जो हैं ये भी ईरान के इत्तेहादी हैं, और ये ईरान के वो इत्तेहादी हैं जो ईरान के कहने पे कुछ भी कर सकते हैं। ये रास्ता जो है ये बाबुल मंदब है, ये उससे ज़्यादा अहम लग रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एक तो ये अरबियन सी के साथ इस वक्त कनेक्ट है, बहीर अरब। यहाँ से अगर कोई और भी तिजारत होती है तो वो इस रास्ते से आते हैं। बाबुल मंदब एक तंग सा रास्ता है, बहुत तंग समुद्री रास्ता है। यहाँ से वो होके बहीर अहमर में आते हैं, और बहीर अहमर से फिर ये मिस्र से होते हुए, इसके एक तरफ मिस्र है, दूसरी तरफ फिर सऊदी अरब है। तो सऊदी अरब कह रहा है कि अगर यहाँ से अपने हुर्मुज़ से उसे पेट्रोल निकालने का मौका नहीं मिल रहा तो वो यहाँ से अपने जो पाइपलाइंस हैं वो यहाँ से पेट्रोल निकालेगा, और यहाँ से एक रास्ता जो स्विस कैनाल के जरिए, वो भी एक कैनाल है, वो भी करीबन 143 किलोमीटर शायद उसकी लंबाई है, जो कि मिस्र का हिस्सा है। वो इस नहर से होके, इसे नहर स्विस कहते हैं, इस नहर से होके फिर वो इस समंदर में आते हैं जिसे मेडिटेरेनियन सी कहते हैं, और यहाँ से वो सारा सामान जो है वो पूरे यूरोप को सप्लाई होता है। तो इस तरीके से ये जो यहाँ से आने वाला सामान है, अगर वो हिंदुस्तान से आता है, चाइना से आता है, कहीं और से भी आता है, तो वो यहाँ से होके जाएगा तो नहर स्विस के जरिए वो यूरोप तक पहुंचेगा। अच्छा, अगर वो यूरोप तक नहीं पहुंचते यहाँ से, और यहाँ पे हौसी कबाइल इस जगह को गैर महफूज कर देते हैं और जहाज जो हैं तो यहाँ से गुजरना बंद कर देते हैं, क्योंकि हौसी कबाइल अगर एक दो जहाज़ों को टारगेट करेंगे, यानी बहरी जहाज़ों को, तो उससे क्या होगा? वो जो कंपनीज हैं जो कि इंश्योरेंस करती हैं उन जहाज़ों की, तो वो मजीद इनकी इंश्योरेंस करना बंद कर देंगे, या उसकी कीमत बहुत बढ़ा देंगे कि जहाज जा रहा है तो इंश्योरेंस तो हम करके दे रहे हैं, लेकिन चूंकि वहां पे रास्ता इस तरह का है, इस वक्त खतरा बहुत ज्यादा है, तो उसकी इंश्योरेंस की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। और उसकी इंश्योरेंस की कीमत बढ़ने की वजह से ये जो तेल या सामान यहाँ से गुजर के यहाँ से मिस्र के जरिए यूरोप में जाएगा, उसकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो ये जो एक चीज है, तो ये अगर इसको गैर यकीनी बनाता है यमन के इस जरिए, इस रास्ते को खराब करता है ईरान अगर किसी तरीके से, तो फिर तीसरा रास्ता जो है, एक तीसरा रास्ता है यूरोप तक सामान पहुंचाने का, वो यहाँ से जाएगा। यहाँ से आप आएंगे, यूं आएंगे, यहाँ से होते हुए फिर आप पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाएंगे। अफ्रीका का चक्कर यूं लगाएंगे और यूं आप यूरोप में आएंगे। ये जो रास्ता है ये अगर 2-3 दिन का होगा तो ये फिर महीने से ज्यादा का है, और 1 महीने से ज्यादा जब बहरी जहाज सफर करता है तो उसका जो खर्चा बढ़ता है, तो पूरी दुनिया में महंगाई आ जाएगी। और इस वक्त तो सबसे बड़ा जो मसला बना हुआ है वो इन्हीं 2 रास्तों का है, क्योंकि पूरी दुनिया का इन्हिसार इसी पे है। खुद अमेरिका में भी हमें ये बताया गया है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर जो वहाँ के ऑयल रिजर्व्स हैं वो भी काफ़ी कम हो गए हैं, और वो जो उनके पास जो रिजर्व्स पड़े हुए हैं उन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया है। तो ये सारा वो मसला है। पाकिस्तान में भी, चूंकि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा है कि अगर सऊदी अरब पे कोई हमला होगा तो पाकिस्तान पे हमला तस्वर होगा। तो अब अगर ईरान कुछ सऊदी अरब कुछ करता है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, मजीद उसका कुछ होता है, तो फिर पाकिस्तान उस मुआहदे के तहत उसमें एक्शन में आएगा। और यही हुआ है कि पाकिस्तान ने हौसी कबाइलियों को पैगाम भी दिया है, और ये पैगाम पाकिस्तान ने ईरान को भी दिया है कि आप अपने ये जो आपके इत्तेहादी हैं यमन में, तो इनको कहें कि वो सऊदी अरब को मजीद तंग न करे, वरना हमारा उसके साथ मुआहदा है। उस मुआहदे की भी अपनी कुछ मुश्किलात तो हैं कि पाकिस्तान एक्शन में नहीं आएगा, लेकिन सफारती सतह पर मजम्मत करेगा, सफारती सतह के अलावा बयान जारी करेगा, और वो जो उसके और बाकी जितने भी सॉफ्ट तरीके हैं वो इस्तेमाल करेगा। लेकिन लग ये रहा है कि पाकिस्तान इसमें गर्म जंग में नहीं कूदेगा सऊदी अरब के लिए। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसकी एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान की ईरान के साथ सरहद जो है वो काफ़ी तवील है। खुद पाकिस्तान का बलूचिस्तान जो है तो उसमें भी हालात फिर ख़राब हो सकते हैं। फिर उसके बाद एक
جو فرقہ کشیدگی پاکستان میں کم ہوئی ہے، ایران کے ساتھ جو تعلقات بہتر ہوئے ہیں، تو اس پہ بھی فرق پڑ سکتا ہے۔ ایک بار پھر پاکستان میں کہتے ہیں کہ فرقہ کشیدگی شروع ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے وہ لوگ جو کہ عرب ممالک میں کام کر رہے ہیں، اس وقت مختلف خلیجی ممالک میں کام کر رہے ہیں، تو ایران ان کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ تو ایران کے ساتھ پاکستان تعلقات نہیں خراب کرے گا، اتنا نہیں جائے گا، لیکن وہ اس حد تک ضرور جائے گا کہ وہ ایران کے لیے جو اس وقت میڈیشن کر رہا ہے، امریکہ کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے، اور ایران اس کے لیے اس کا شکر گزار ہے، تو اس نے اپنا میسج ایران کے جو وزیر داخلہ جنہوں نے پاکستان کا دورہ کیا ہے، اس کو واضح طور پہ دے دیا ہے کہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ کیا معاملہ ہے، ہم اس میں آگے نہیں جائیں گے۔ تو اس وقت یہ جو دنیا ہے، یہ جو اتنی شدت پیدا ہو گئی ہے اس جنگ میں شدت کی بڑی وجہ ابن ہرمز کے بعد باب المندب ہے۔ اور باب المندب کے بارے میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس پہ اس پورے یورپ کا انحصار ہے، اس یورپ کا، کیونکہ اس یورپ کے پاس اتنے لمبے چکر کی بجائے جو کہ 1 مہینہ 40 دن ایک بحری جہاز جاتا ہے، اور یا 3 دن میں وہ بحری جہاز وہاں پہنچ جاتا ہے، تو ان کے ہاں اگر اس وقت مہنگائی نہیں ہے، اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ یہ باب المندب ہے۔ ان کے ہاں مہنگائی اس وقت آ سکتی ہے جب باب المندب غیر محفوظ ہو جائے گا، اور یہ جو لڑائی ہے یہ آگے جائے گی، لیکن خدا نخواستہ اس وقت صورتحال تو کافی زیادہ لگ رہی ہے کہ لڑائی جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، کیونکہ دونوں طرف سے بڑے گرم بیانات آ رہے ہیں۔ خود صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں، اور جس طرح امریکہ نے اپنے جہازوں کی وہ بدل دی ہے، شکل بھی بدل دی ہے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ امریکہ یہ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز اور ہے جو کہ امریکہ اس وقت کرنے کی کوشش کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو اس جنگ سے دور رکھ رہا ہے۔ اسرائیل کو اس جنگ سے دور رکھنے کی بڑی وجہ جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے اسرائیل کو اس تنازع سے بچایا جا سکے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کا اتحادی ہے، وہ یہاں پہ موجود ہے، اور اگر ایران اسے مارتا ہے تو اس کو بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے، اور باقی مسلمان دنیا میں بھی اس کے حوالے سے ایران پر حملوں کی وجہ سے اس کے خلاف جذبات بھی پیدا ہو رہے تھے۔ تو صدر ٹرمپ نے یہ بڑی ہوشیاری سے اسے اس جنگ سے دور رکھا ہے، اور اس کے خلاف بیانات بھی آتے رہتے ہیں، امریکی خود بھی اس کے خلاف بیان دیتے رہتے ہیں کہ اس نے سازش کی، تو یہ کیا، تو وہ کیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ یورپ کے ان ممالک کا ایران کے دارالخلافہ تہران سے اپنی سفارتی عملے کو نکالنا، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ابھی تک وہ جو اس جنگ سے باہر تھے، وہ بھی اب آہستہ آہستہ پریشرائز کر رہے ہیں ایران کو کہ وہ یہ مسئلہ اب ختم کر لے، ورنہ اگر باب المندب بھی مسئلہ بنتا ہے تو پھر یہ ان کے لیے بھی مسائل کو جنم لیں گے۔ یہ تھا آج کے حالات کے مطابق ہمارا ولاگ۔ اگلی ولاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں برائے کرم، اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ اس قسم کی ویڈیوز پھر بھی آپ کو مزید ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔